हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बीना एक बार फिर से वापस शेख विला लौट आए थे। तस्लीम बेगम चाह कभी उसको रोक ना पाई। उसके लफ्ज़ों ने उनके दिल पर वार किए थे, जिससे उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गए थे और बीना उनकी परवाह के बगैर वहाँ से शेख विला आ गई। आपी, आप अचानक से सब ठीक है ना? ईशा ने बीना को देखा तो परेशानी से पूछा। अपने काम से मतलब रखो, मेरे मामलात में टांग मत अड़ाओ। बीना ने उसको डांटा। आपी, खुदा का खौफ करें, आप इद्दत में हैं और इस तरह आप तुम अपनी जुबान को काबू में रखो। छोटी उम्र से मेरी माँ ना बनो। ईशा को झिड़कते हुए वो अपने कमरे के जाना बढ़ गई थी, जबकि सीढ़ियों के पास खड़ी हुई बानो उसको देखती रह गई थी और ईशा के देखने पर बेबसी से वापस पलट गई। नका होते ही बेला खौफ को खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करती, लेकिन अचानक से कस्बा का बेहोश हो जाना बेला को एक आंख ना पाया। उसे जहांसेब के रूम में भेज तो दिया गया था, लेकिन जहांसेब खुद नहीं था। वो सारी रात उसके इंतजार में जागती रही। सुबह सादा के वक्त जहांसेब कमरे में आया तो वो उसे खुद तो उसको देखकर खून के घुन पड़ती रह गए। चेहरे में मुस्कान सजाए उसका इस्तकबाल किया। जहांसेब का सर पन बेला से मुहब्बत न रह सका। तुम्हारी वजह से आज मेरी कस्बा मौत के मुंह में जा पहुंची। जहांसेब एक साथ कदम लेता हुआ उसके जन्म बढ़ा और पीछे हटी। मैंने कुछ नहीं किया। वो यकहत घबराई। ये नका उसकी जान ले गया, जो कि एक झूठा नका था। जहांसेब, ये क्या कह रही हो तुम? बेला तड़पी थी उसकी बात पर। जहांसेब ने एक मुस्कुराती हुई निगाह उस पर डाले। तुम्हें क्या लगा खेल खेलना सिर्फ तुम्हें आता है? जाल बिछाना सिर्फ तुम्हें आता है? इस बार तुम ये भूल गए कि सामने खड़ा इंसान कोई आम इंसान नहीं, चौधरी जहांसेब है। और एक बात अपने कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा मुझसे नका झूठा था, मौलवी झूठा, नकान नामा झूठा, कुछ भी सच नहीं था। इसलिए खुदा के लिए जहांसेब ये सब मत बोलो। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। मैं बीवी हूँ तुम्हारी। बीवी? जहांसेब ने तमसर उड़ाया। रहो बीवी बन गई इस हवेली में, लेकिन ना मेरी बीवी बन सकोगी, ना मेरे करीब आ सकोगी। जहांसेब घुराया था। वो सब जान गया था उसके इरादे, इसलिए ये चाल चली। वो एक तीर से दो शिकार कर रहा था, लेकिन उसे ये गलती हुई कि वो कस्बा को एतमाद में लेना भूल गया। वो भूल गया कि कस्बा को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। ऐसा उसने सोचा भी ना था, और यही उसका दिल उसे गलत कह रहा था कि वो पलटा था और बेला उसके कदमों में जा बैठी। प्लीज जहांसेब, मुझे छोड़ना मत। सबके सामने तुम मुझसे निकाह किया, अब अगर तुमने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो मैं मर जाऊंगी। बेला का ड्रामा शुरू हो चुका था। वो जान गई थी कि जहांसेब के निकाह में नहीं है, फिर भी उस हवेली में जहांसेब की बीवी बनकर रहना चाहती थी, और जहांसेब भी फिलहाल यही चाहता था, इसलिए खामोश रहा। उसका मकसद अभी कुछ और था, जो सिर्फ वही जानता था। वो उसे यूं ही छोड़े वापस चला गया और बेला अपने आंसू पहुंचती भी जहांजेब से बदला लेने की प्लानिंग करने लगे, जिसने बहुत ही बुरे तरीके से उसे उसी के जाल में फंसाया था। मतलब मिस्टर जहां भी मेरे और जहांजेब चौधरी भी मेरे हैं, वो भी पूरे के पूरे मेरे। कस्बा ने भवें चुकाते हुए चमकती हुई आंखों से जहांजेब को देखते हुए पूछा। जहांजेब मुस्कुराया था और इस बात में साइज लाया। उसके दिल के नहाने में सिर्फ एक लड़की ही समा सकी है, और वह है कस्बा जहांजेब। वो किसी की गुंजाइश ही कहाँ है। उसे अपने सीने से लगाते वह हमार आलूद लहजे में बोला। तो फिर इस चुड़ैल को इस हवेली में क्यों रखा आपने? निकाल बाहर करें उसे। अचानक से कस्बा के दबाव में नहीं सो जाए। वक्त आने पर यह भी कर दूंगा। फिलहाल बेला नामी टॉपिक क्लोज करो और जस्ट मुझ पर फोकस करो। जहांसेब ने उसे टोकते हुए उसके गाल के साथ अपने गाल रब किए। जहां वो मुझे चेंज। कस्बा ने उसको कुर्बत से घबराते हुए बहाना करा तो जहांसेब ने उसे गहरी निगाहों से देखा। मैं करवा दूंगा, अभी यहाँ आओ मेरे पास। उसके कपड़े की तरफ रखता उसे लिए बैठ की जाना बढ़ा। कस्बा अपने दिल के धड़कनों को संभालते हुए उसके हम कदम हुए। दिल सो की स्पीड पर धड़क रहा था, और जहांसेब की जानलेवा कुर्बत पर वो ऐसे ही भीगी बिल्ली बन जाती थी। उसको सीने से लगाते हुए वो अपने थकन तथा वजूद में सुकून उतरता हुआ महसूस कर रहा था। कस्बा ने मुस्कुराकर जहांजेब की शर्ट के बटनों में उंगलियां उलझाई। कस्बा, तुम मेरा सुकून हो। पहले आप कहा करते थे तुम मेरी मलकियत हो, अब मैं आपका सुकून हो गई। कस्बा ने उसे फिर से छेड़ा तो उसे एक घुरी से नवाजता खींच कर खुद से मजीद करीब कर गया। मलकियत तुम अब भी हो, सर से पांव तक सिर्फ मेरी हो। तुम्हारे जिस्म जान का मालिक हूँ। अल्लाह ने तुम्हें मुझे सौंपा है। अल्लाह की तरफ से दिया एक अनमोल तोहफा हो, जिसे मैं हमेशा अनमोल ही रखना चाहता हूँ। हमार आलूद लहजे में कहते हुए कस्बा के लबू से मजीद अदा होने वाले अल्फाज चुन गया। जानता था कि उसकी बीवी समझदार है, उसके पास वालों के ढेर अंबार है, और वो इतनी जल्दी मुतमिन होने वालों में से नहीं, इसलिए उसे अब अपने तरीके से मुतमिन करने लगा था। तस्लीम, तस्लीम, होश करो, क्या हुआ है? हल्लामा कमरे में आई तो तस्लीम बेगम को बेहोश पाया। उनके तो हाथ पैर ही फूल गए थे जब से बिना बदतमीजी कर गए थे।
तस्लीम बेगम यूं ही चुप हो गई थी। वो कितनी बदतमीजी करके गई थी, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं था और उन्होंने इन मामले में दखलंदाजी करने की भी कोशिश ना की। ये उनके घर का मामला था, लेकिन उन्हें तस्लीम बेगम के लिए बहुत ही दुख हो रहा था। उन्हें खाने का कहने आए तो वो बेहोश बिस्तर पर पड़ी थी। जल्दी से साथ वाली पड़ोस में गई, उनके बेटे से बोलते उनकी मदद के जरिए वो तस्लीम बेगम को हॉस्पिटल लेकर गई। तस्लीम बेगम को हार्ट अटैक आया था, उन्हें फौरन आईसीयू में लेकर जाया गया। हाला अम्मा की आंखों में आंसू आ गए थे और दिल से बेहतियात बीना के लिए आ निकली। अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। दुपट्टे से आंसू पहुंचती वो आईसीयू की जानब देखने लगी थी और अल्लाह से दुआ गो थी। ईरम एमके के साथ घर वापस आ चुकी थी। फजाह साहब बहुत ही ज्यादा खुश थे। एमके ने उनसे माफी मांगी। वो इन्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन वो खुद बहुत ही तकलीफ में था। उसके बावजूद वो उनके एहसानात को भूला नहीं था। वक्त ही सही, उसे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वो फिर भी उनकी मोहब्बत प्यार को फरमोश नहीं कर सकता था। उसने सोच लिया था कि वो नदीम साहब लुम्बना बेगम के पास जाकर भी माजरत करेगा। जब अपने बाप ने उनके वजूद को तस्लीम नहीं किया, तब उन्होंने उसे आसरा दिया था, नाम दिया, रुतबा दिया, और आज वो इस मुकाम पर है कि जो चाहे जिस तरह चाहे कर सकता है। उसने शेख गुलफराज से बदला लेने के लिए भी मुकम्मल प्लानिंग कर रखी थी। हॉस्पिटल में 3 दिन वो यूं ही नहीं गुजार कर आया था। इस दौरान वहां पर बैठकर ही उसने शेख गुलफराज की बर्बादी का पूरा बंदोबस्त कर लिया था, और ये बात सिवाय उसके चंद करीबी आदमियों को कोई नहीं जानता था। वजाहत साहब के पास बैठे वो उनका हाल अहवाल पूछ रहा था। काफी देर उनके पास ही बैठा रहा तो वजाहत साहब ने उसके सर पर शफकत भरा हुआ हाथ रखा। जाओ बेटा, थोड़ा आराम कर लो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक तरह से संभली नहीं है, और आइंदा कभी इस घर को छोड़कर जाने का मत सोचना। ये घर आपका है और इरम का। उन्होंने मोहब्बत से कहा तो मुस्तफ़ा ने उनका हाथ थाम लिया और अपने हाथों में रखे हुए इन्हें प्यार बड़ी भी नजर देखने लगा। आपने मुझे माफ कर दिया। वजाह साहब ने मुस्कुराकर सवाब में साहिल लाया। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए अंकल। मेरे लिए सबसे अहम आपकी माफी थी। गुस्से में न जाने मैंने क्या से क्या बोलता चला गया। मैं अपने अल्फाज पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मुस्तफ़ा ने सर झुकाए हुए कहा, नहीं बेटा, आपका गुस्सा बजा है। जो कुछ आपके साथ हुआ, शायद आपकी जगह कोई और भी होता तो वो यही करता। जब इंसान से उसका वजूद, उसकी पहचान छीनी जाए ना, तो बहुत ही तकलीफ होती है। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। और रही बात मेरी बेटियों की, इरम और बीना की, तो मैं सच में नहीं जानता था कि मेरी 2 बेटियां हैं। मुझे सिर्फ इरम के बारे में ही पता था, लेकिन इरम की वालदा की शादी हो जाने के बाद मेरा उनसे कोई भी रब्ता नहीं हुआ, ना ही मैं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी में कोई भी बोझ आ लाए, और अपनी बेटी के लिए तो मैं बहुत ही तड़पाऊँ। पर बेटी की सबसे अच्छी परवरिश सिर्फ उसकी माँ ही कर सकती है, बाप नहीं। इसलिए खामोश रहा। लेकिन मैं एक दिन भी अपनी बेटी से बेखबर नहीं रहा। मैं इरम की हर मामले, हर पल के बारे में जानता हूँ। और जहाज साहब ने गहरा सांस खींचा। जी हाँ, इसलिए मैंने इरम से निकाह किया था, ताकि वो आपके पास आ सके। मुस्तफ़ा के बापा उन्हें सर उठाकर अचंभे से उसको देखा। हाँ, पहले नहीं जानता था मैं ये बात, लेकिन बाद में मुझे इस चीज़ की समझ आ गई कि इरम से निकाह तुमने इसे सिर्फ मेरे पास लाने के लिए किया है, और अच्छा हुआ इस बात का इकरार खुद कर रही हो। लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस सब की यही एक वजह है, या तुम वाकई ही इरम से? अंकल, पहले तो यही वजह थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ मुझे एहसास हुआ कि इरम आपके लिए खास है, तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा खास है। आप उसके मामले में बेफिक्र हैं। मुस्तफ़ा रिश्तों में मिलावट नहीं करता। एमके ने उठते हुए पुख्ता लहजे में कहा तो वजाहत साहब ने मुस्कुराते हुए सवाब में साइज लाया। जानता हूँ आप बेटे हो मेरे, सगे बेटे नहीं, लेकिन सगे से बढ़कर हो। तुम्हारी तरबियत की है और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुमसे बेहतर इरम के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। एमके उनकी बात से मुतमिन होता हुआ बाहर निकला। अब उसकी नजरें इरम को ढूंढ रही थी। आहट वो यहाँ लेकर आई थी तो कुछ तो प्लांटी उसे भी बढ़नी थी ना, जिससे वो रूम में आया था। जैसे ही वो रूम आया, इरम मसलसल फोन पर लगी हुई थी, किसी को कॉल करती, लेकिन शायद कॉल नहीं जा रही थी। परेशानी उसके चेहरे से हवादीदा थी। एम के दरवाजा लॉक करता हुआ उसके करीब आया और उससे पीछे से अचानक से अपनी बाहों में बढ़ा के वो चौंक उठी। आप कब आए? किसे फोन कर रही हो? एम के ने उसकी गर्दन पर गर्म सांसों से अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ा कि इरम की सांसें मुंतशिर हुई। मुस्तफ़ा, उसके लबू से वाह होता हुआ नाम एम के को मस्जिद बहका रहा था। झटके से उसका रूह अपनी जानब मुड़ा और उसकी पेशानी पर अपने लबों से मोहब्बत भरा हुआ बोसा देता हुआ उसकी आंखों पर पहुंचा। इरम को अब सांस लेना दुश्वार हो रहा था। एमके की नजदीकी से अपने आप में रहन नहीं कांप देते थे। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? उसके चेहरे की परेशानी को देखता हुआ वो अपने जज्बात पर बांध गया था। वो कब से मम्मा को कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। इरम ने माथे पर बात डाले परेशानी से कहा, बहुत टाइम हो गया, हो सकता है सो गई हो, सुबह बात कर लेना। एमके ने उसकी कमर पर बाहों का हिसाब बनाया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो कभी ऐसे मेरी कॉल को इग्नोर नहीं करती। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। आपके बाद इरम ने एमके के सीने पर सर रखते नम लहजे में कहा,
دل میری غربت پر گھبرا رہا ہے. یا ایم کے نے شرارتن کہا تو اس نے سر اٹھاتے ہوئے شکایتن انداز میں اس کو دیکھا. ایم کے نے بویں چکائی تو اس نے ایک گھڑی سے نوازتے ہوئے دوبارہ موبائل کو بے بسی سے دیکھا. ایم کے نے اسے اپنی باہوں میں زور سے بچا تو ایک پل کو سب بھول اس کے سینے سے لگی اس کی وارفتگیوں میں الجھے. ادھر دیکھو میری طرف. اس کا چہرہ تھوڑ سے پکڑتا اوپر کی جنم کرتا بہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا. اس کی سانسیں بند کر گیا. وہ بری طرح سے گھبرائی لیکن مزاحمت بھی کسی کام نہ آئی. اسی لمحے موبائل کی چنگیارتی آواز دونوں کے کانوں سے ٹکرائے تو وہ دونوں ہی بری طرح سے چونکے. ارم کے موبائل پر ایک ان نون نمبر سے کال آتی دیکھ کر دونوں کے ماتھے پر بال پڑ گیا. ایم کے نے کال ریسیو کرتے اسپیکر آن کیا. جی مس ارم سے بات کروا دیں, یہ انہی کا نمبر ہے نا. مقابل کوئی شخص تھا. جی بولے. ایم کے نے انتہائی سنجیدہ ہوا. جب ارم آواز پہچان گئی وہ اس کا پڑوسی تھا بلال. اسے کافی چھوٹا تھا اور شادی سے پہلے اس کے پاس ٹیوشن بھی پڑھتا تھا. ارم اچانک سے بے چین ہوئی. جی میں ان کے پڑوس سے بلال بات کر رہا ہوں. ان کی امی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. ہم انہیں لے کر ہاسپٹل آئے ہیں. اس وقت وہ آئی سی یو میں. بلال امی کہاں ہیں؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ ارم نے ایم کے ہاتھ پر سے موبائل لیتے بے چینی سے پوچھا. اس کا لہجہ نم ہوا. ارم آپی وہ آئی سی یو میں ہے. میں آپ کو ہاسپٹل کا ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں. آپ فوراً پہنچے. بلال کی کال بند ہو گئی تھی. ارم نے روتے ہوئے ایم کے کی جانب دیکھا. میں نے کہا تھا نا. وہ ضبط کے آنسو بہانے لگے. ڈونٹ وری کچھ نہیں ہوگا چلو. بلال نے ایڈریس سینڈ کیا تو ایم کے نے اسے حوصلہ دیتا باہر لے کر آیا. اس نے وجہ صاحب کو نہ بتایا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ پریشان ہو. اکیلے ہی رات کو ارم کو لیے ہوئے گاڑی میں بیٹھتا ہاسپٹل کی جنم کامسن ہوا. سارے راستے ارم اپنی ماں کے لیے دعائیں مانگتی آئی تھی. اس کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑک رہا تھا. اسے لگ رہا تھا جیسے کچھ چھوٹ رہا ہو. اس کے آنسو بہتے ہوئے دیکھ کر ایم کے لب بیچ گیا. سارا پلان چوپٹ ہو گیا. اس ڈاکٹر کو بھی سب بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ماریا غصے سے ادھر سے ادھر چکر لگائی جا رہی تھی. پری کو بچھو نے کاٹا. یہ خبر ڈاکٹر کو ماریا نے ہی پہنچائی تھی اور حتی المکان کوشش کی تھی کہ پرہان اور پری الگ ہو جائیں. لیکن ایک بار پھر وہ مل گئے تھے. جلے پیر کی بلی کی طرح وہ ادھر سے ادھر چکر کاٹے جا رہی تھی. کسی صورت وہ برہان کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی اور بلا نے اس کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا. اب وہ خود کچھ نہ کچھ پلاننگ بنا رہی تھی. پچھلی بار ایک ملازمہ کے ذریعے اس نے یہ کام کیا تھا. اب اس کے ہاتھ میں ایک نیا جانور تھا جسے دیکھا وہ مسکرائی تھی. وہ ایک جاڑ میں بند تھا. بس اب یہ آخری بار تھا. اس کے بعد پری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین کے نیچے ہوگی. برہان صرف میرا. شیطانی انداز میں سوچتے ہوئے مسکرائی تھی. امی امی. وہ بھاگتے ہوئے اندر گئی تھی اور سامنے حالہ اماں دکھائی دی تھی. امی امی کیسی ہیں؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی. بیٹا آئی سی یو میں ہے. بس دعا کرو. حالہ اماں بھی رو دی تھی اور ایم کے نے ڈاکٹر سے دریافت کرنا چاہا لیکن فی الحال کوئی کچھ بھی کہنے کو تیار نہ تھا. سب انتظار کے سوا کچھ نہ کر سکتے. یا اللہ میری امی کو بچا لے. ارم کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح قصبہ کو بلا لے. اس کے ہونے سے ارم کو کافی حوصلہ ہوتا تھا لیکن اس وقت اسے بتانا بھی مناسب نہ تھا. ایم کے اس کے قریب بیٹھا اس کے ہاتھ تھام گیا تھا. کچھ نہیں ہوگا آنٹی کو. پریشان نہ ہو. دعا کرو. ایم کے حوصلہ دینے پر وہ وہیں اس کے کاندھے پر سر ٹکا گئی. پھر اچانک سے کچھ یاد آیا تو حالہ اماں کی جانب مڑی. اماں یوں اچانک کیا ہوا؟ بس بیٹا وہ بینا. ابھی ان کی بات منہ میں تھی کہ ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آئے. پیشنٹ کی حالت ابھی بھی اسٹیبل نہیں ہے لیکن وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہیں. ڈاکٹر کے بتانے پر ارم بھاگتی ہوئی آئی سی یو کی جانب گئی. ایم کے ڈاکٹر سے معلومات لینے لگا. امی آپ ٹھیک ہیں؟ پلیز آنکھیں کھولیں. ارم رو دی تھی اور تسلیم بیگم نے دھیرے سے آنکھیں وا کیے. انہیں آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا. اس حالت میں ماں کو دیکھ کر ارم کا دل چاہ کے داڑے مار مار کر روئے. وہ شروع سے ہی کمزور دل کی مالک تھی. ارم. انہوں نے ماسک کو ہٹانا چاہا. جی امی میں آپ کے پاس ہوں. ارم ان کے ہاتھ چومنے لگے. مصطفیٰ. انہوں نے ایم کے کا نام لیا تو ارم اسباب میں سا ہلاتے ہوئے باہر آئی اور بنا کچھ کے مصطفیٰ کا ہاتھ تھامے اسے اندر لے کر گئی. اس کی ہمت ہی نہ پا رہی تھی کہ وہ کچھ بولتی. اس کا دل پوری طرح سے دھڑک رہا تھا. بیٹا. تسنیم بیگم کی پکار پر ان کے قریب جھکا. بیٹا میرے بھائی کو معاف کر دو. ان کے آنسو میں ڈوبی ہوئی آواز سنتا ایم کے چونکا لیکن لبوں پر کفر تھا. ارم سانس روک کے دونوں کو دیکھ رہی تھی. دھیرے سے ایک ہاتھ اٹھاتی دوسرے ہاتھ جس پر ڈرپ لگی ہوئی تھی کے پاس لے کر آتے ہاتھ جوڑنے لگی کہ ایم کے نے ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے. 2 آنسو ٹوٹ کر گرے. ساتھی سے آنکھیں میچتے دوبارہ کھولی. معاف کیا. دھیرے سے کہتا وہ تسلیم بیگم کے دل سے ایک دم سے سارا بوجھ سرکا گیا. تسلیم بیگم نے افسردہ ہوتے ہوئے آنکھیں موندی. ان کی ہارٹ بیٹ بہت ہی سلو چل رہی تھی. ان کا سانس اکھڑنے لگا. ڈاکٹر.
ईरम माँ को देखते हुए बुखलाते हुए चिल्लाई थी, जबकि मुस्तफ़ा उन्हें देखता हुआ अपने अंदर हिम्मत पैदा कर रहा था अपने कॉल पर अमल पैरा भी हो सके, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। मेरी बेटी का ख्याल उनके अल्फाज अधूरे रह गए थे, लेकिन मफहूम पूरा हो गया था। कुछ दिन बाद आज तस्लीम बेगम के इंतकाल को तकरीबन एक हफ्ता गुजर गया था, लेकिन वो सब ऐसे थे जैसे कल ही की बात हो। ईरम अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। मुस्तफ़ा और जदी जहां से मसलसल वहां थे, जबकि उनकी फैमिलीज जा चुकी थी। कस्बा को ईरम की फिक्र थी, जो कि तस्लीम बेगम के इस दुनिया से जाने के गम से उबर ही नहीं पा रहे थे। इसलिए वो अभी तक वापस लाल हवेली जहांसेब के साथ ना जा सकी, और पीछे लाल हवेली में बेला क्या चाल चल चुकी थी, वो इससे बिल्कुल बेखबर थी। ईरम, कस्बा ने उसे गुमसुम बैठे देखा तो उसे पुकारा। कितने दिन से वो यूं ही गुमसुम थी, खाना दे दो तो खा लेती, किसी से कोई बात ना करती। अभी कस्बा ने पुकारा तो वो भी चुप थी, घुटनों में सर दिए हल्लाओं में गूड़े थे। क्या हो गया है ईरम, प्लीज ऐसे मत करो, मुझसे नहीं देखी जाती तुम्हारी ये हालत, प्लीज संभालो खुद को। कस्बा ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा। हाल में इस वक्त मुस्तफ़ा मौजूद था, जबकि जहां से बाहर मर्दान खाने में बैठा था। मुस्तफ़ा भी ईरम को इस तरह देखकर बहुत ही चुप चुप था, और जो अहद तस्लीम बेगम ने उससे लिया था उसको निभाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उसे निभाना था हर हाल में। इसलिए उसने जो शेख गुलफराज को बर्बाद करने का प्लान बनाया था वो भी खत्म कर दिया। किसी से बदला लेना अब आसान होता है, लेकिन माफ कर देना बहुत ही मुश्किल। ये बात आज मुस्तफ़ा को पता चल रही थी जब खुद पर बीत रहे थे। ईरम के शोभा मुस्तफ़ा ख्यालों से चौंका। वो कस्बा से ऊंची आवाज में बहस करती, ये सब उस बीना की वजह से हुआ, उसी ने अम्मी से बदतमीजी की थी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ईरम गुस्से से अपनी जगह से उठी। ईरम, संभालो खुद को, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी मौत का एक दिन मुकर्रर है, उसे कोई बदल नहीं सकता। कस्बा ने उसको संभालना चाहा। ओह रियली? ईरम ने गुस्से से अपना बाजू छुड़वाया। अगर मेरी अम्मी की जगह आपकी सकी माँ होती तो क्या आप तब भी यही कहती? ईरम के गुस्से में कई भी बात पर कस्बा एक पल को चुप रह गए थे। उसे यकीन आया ईरम ऐसी बात कही उसे। मुस्तफा ने साथी से ला बीचे। उसकी हतल मकान कोशिश थी कि वो इन बहनों के मामले में न पड़े। ईरम, ये क्या बोल रही हो? कस्बा का लहजा नम हुआ। सही कह रही हूँ, अगर आपको अम्मी से प्यार होता तो मेरे साथ देती, ना कि मुझे रोती। ईरम फिर से रोते हुए चलाई। दरवाजे पर जाजेब बामुश्किल खुद पर जब्त किए खड़ा था। ईरम की बातें उसे तैश दिला दी। कस्बा ने आंसू पहुंचे। तुम भी होश में नहीं हो, तुम अभी होश में नहीं हो। बाद में बाप जिम्मे लहजे में बोलती वो पलटी थी। बाद में क्यों? सच कड़वा लगाना। आप खुद को मेरी बहन कहती हैं, लेकिन मेरी अम्मी को कभी आपने अपनी अम्मी नहीं समझा। आपने साबित कर दिया। बंद करो अपनी बकवास। अचानक जहांजेब का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था और कस्मा ने घबराकर पलट कर उसको देखा। आंखों ही आंखों में चुप रहने की इल्तजा की थी, लेकिन जहां बात उसकी कस्बा की इज्जत की हो वहां वो कैसे चुप रहता। लम्बे लम्बे डग पड़ता उसके करीब आया और मुस्तफा ने माथा मसला। ईरम के लिफाफा उसे भी गुस्सा आया था, लेकिन जहाजेब का गुस्सा बहुत ही शदीद होता था। वो खुद भी उसके गुस्से से हाफ रहता था। उसकी बीवी ने सोए शेर को जगा दिया था। नफी में साह हिलाते हुए उन्हें देखने लगा। कैसा पैमाना है तुम्हारे पास जिसे मोहब्बतों का माप रही हो और अपनी बहन की मोहब्बत पर शक कर रही हो, जिसने तुम्हारी माँ को बचाने के लिए अपने बाढ़ में एक पल को न सोचा और खुद को वनी कर दिया। जहाजेब बोला नहीं धारा था। ईरम सहम का 2 कदम पीछे हुई। और तुम्हारी माँ, उन्होंने क्या किया? क्या माँ होने का फर्ज निभाया? अपने भाई को बचाने के लिए बेटी को कुर्बान कर दिया। सौतेली थी ना, सगी होती तो कभी ना करती। जहांजेब के लहजे में इंतहाई गुस्सा था और कस्मा ने उसके बाजू थामी। आंसू बहते जा रहे थे। ईरम साकत कर भी जहांजेब को देखे थे। उससे अपने समा पर यकीन ही ना आया। आप झूठ बोल रहे हैं, मेरी अम्मी? ईरम की आवाज लड़खड़ाई थी। इस हकीकत को आश्कार करते ही कस्बा के बाबा इस दुनिया से चले गए, क्योंकि वो ये बर्दाश्त ना कर सके कि उनकी बीवी उनकी बेटी को अपने भाई पर कुर्बान कर आई है। जहाजेब के लिफाफा मुस्तफा भी दम साधे सुन रहा था। कस्बा वापस आई। कितना हिसाब मांगा उसने तुमसे या तुम्हारी माँ से? बोलो। जिस बेटी ने अपने बाप का जनाजा भी ना देखा हो उसका हिसाब कौन देगा? प्लीज मिस्टर जहां। कस्बा उसके बिल्कुल सामने आन खड़ी थी। आंखें मुतवातिर हुई थी और जहां से अपने उसके गाल पर आंसू पहुंचे और अपना गुस्सा ठंडा करना चाहा, जबकि ईरम तो साकत व जामत कर दी। इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद तो वो खुद से नजरें भी नहीं ला पा रहे थे। हम आज ही यहाँ से जा रहे हैं कस्बा। जहांजेब ने धीरे से कहा। प्लीज। कस्बा ने कुछ कहना चाहकर जहांजेब ने उसके लबों पर हाथ रख के उसे रोक दिया। अब बस, कुछ नहीं सुनना, चलो। जहांजेब ने उसका हाथ थामे बाहर के जानब कदम बढ़ाए कि उसी लम्हे उन्हें पीछे गिरने की आवाज आई। वो दोनों पलटे थे। ईरम जमीन बोस हुई थी और मुस्तफा उसके जानब लपका। उसका सर गोद में लिए वो बेचैन हुआ। उसका चेहरा थपथपाया, लेकिन वो बेहोश हो गई थी और कस्बा ने तड़प कर जहां को देखा।